फ़ोन में भी हो जाता है। हाँ, सब बना सकते हो। लाओ दिखाओ, अभी दिखाते हैं। देखो हम यहाँ ड्राइव में आ गए, बस यहाँ जाओ और यहाँ से अपलोड, अपलोड का आपके पास आएगा। अब इसमें जैसे आप फोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये देख रहे हैं प्लस का ऑप्शन, तो क्या बनाना चाहते हो, फोल्डर, अपलोड, सबके फ़ोन में अलग अलग ऑप्शन होता है। चलिए, तो यहाँ से हम अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, या फिर आप यहाँ से भी न्यू पर क्लिक करके फोल्डर बना सकते हो। क्रिएट किया हमने यहाँ से। क्रिएट करने के बाद अब रुचि ने क्या करना है, डेट वाइज जैसे जैसे क्लास होती जा रही है, जैसे आज की क्लास का डेटा उन्होंने मेरे साथ शेयर करना है, फोल्डर बना दिया। अब क्या करेंगे, अपना मेन जो फोल्डर है ना, इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करना है, शेयर में आना है, शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसका बोलेंगे एनीवन विद द लिंक, और यहाँ से एडिटर चूज़ करेंगे, लिंक कॉपी करेंगे और मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर अटैच कर दूँगा इधर पोर्टफोलियो लिंक के अंदर। अब जब भी रुचि का कोई डाउट होगा, मैं बस सीधे यहाँ आऊँगा, ड्राइव पर क्लिक करूँगा, सीधे ड्राइव अपने आप खुल जाएगी। ठीक है, बस ये बताएंगे किस डेट में मुझे प्रॉब्लम है, मैं उस पर्टिकुलर डेट में जाऊँगा। और यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास एडिटेबल राइट रहेगा, तो मैं कुछ फाइल को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, मतलब कोड में अगर कुछ एरर है तो मैं फिक्स वगैरह भी कर सकता हूँ। तो प्रोसेस समझ में आ गया, आपने देख लिया, ये आपकी वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गया आज की डेट की। अगर अब भी ना समझ में आया तो वीडियो देखना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, काम हो जाएगा। क्लियर है जी, इतना काम करना है। तो पुराना कोई डाउट किसी तरह का? हाँ, अभी किसने पूछा था डाउट? खुशी ने। हाँ, तो आज की डेट में एक फोल्डर बना लेते हैं। आज डेट होगी 14। आज का अपना टॉपिक क्या है, फॉर्म एट्रीब्यूट्स। अब देखो, अगर आप कोडिंग से थोड़ा फेमिलियर हो चुके हो तो आई थिंक मुझे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अब स्पीड थोड़ी अपनी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मैं आपको कुछ पुराना डेटा आपके बैच का दिखाता हूँ। तो हम ना कुछ इस तरह से चीज़ों को पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी था और उनका कोड वगैरह सारी चीज़ें मेंशन थी। ठीक है, तो मैं आपको आज का टॉपिक पढ़ा देता हूँ, लेकिन ये जो पार्ट मैंने भी आपको दिखाया इसका रिवीजन दोबारा से आएगा। ठीक है, ताकि आप उसके लेवल के अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ। तो चलिए अपनी एक नोटपैड फाइल बना लेते हैं। देखो मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा है ना, हर एक का क्या आउटपुट होते हैं, कैसे वो कोड लिखना है, क्या उसका रिजल्ट आएगा, तब तो समझ में आ रही होंगी ना चीज़ें। या जैसे ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, या डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है हमारा, तो हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो ये फाइल बहुत, मतलब एक बैच में नहीं बन गई, कई बैचों के अंदर थ्योरी लिखते 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 जाके एक फाइल हमारी रेडी हुई है जाके, जिसमें हर एक चीज़ आपकी प्रॉपर तरीके से हाईलाइटेड तरीके से आपकी यहाँ पर है। अगर आप ध्यान से इसको देख लोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कैसे काम करना है। चलिए तो शुरू करते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट से। ओपन विद नोटपैड।
फॉर्म एट्रीब्यूट। तो यानी कि आज जो टोटल डिस्कशन होगा वो इस टैग का होगा, ठीक है, कि इसमें क्या क्या आता है। तो वैसे क्या क्या आता है इसके अंदर, इतना तो पता चल चुका है ना। क्या क्या लिखते हैं इसके अंदर रुचि, फॉर्म के अंदर? नहीं नहीं, जो भी आपको पता है वो बता दो मुझे। आपको क्या क्या अभी तक याद आया कि इसमें क्या क्या लिखा जाता है? क्या लिखते होंगे? नहीं नहीं नहीं, फॉर्म एलिमेंट में एट्रीब्यूट कौन कौन से पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग? आप फॉर्म के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं एक्शन। किसी फॉर्म को चलाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? एक्शन। कि डेटा कहाँ जाएगा। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, आप इनकी बात कर रहे हो, वो तो इनपुट हो गए ना। हम फॉर्म एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये फॉर्म एलिमेंट का पार्ट नहीं है। फॉर्म एलिमेंट यानी कि फॉर्म के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं। तो एक्शन हमने अभी तक सबसे ज़्यादा देखा ना कि डेटा कहाँ सबमिट होगा, या जैसे मैंने आपको सर्च बनाने का सिस्टम सिखाया था, याद है? जैसे गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करना सिखाया था आपको। ऐसे सरप्राइज मत हो यार, मेरा तो दिल बैठ जाएगा ऐसी बातें करोगे तो। सिखाया था ना, तो इसमें टारगेट भी पढ़ाया था आपको, याद है नहीं? ये देखो, दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ से इस फाइल को इसमें ओपन करो। तो यहाँ सिखाया नहीं था कुछ, यहाँ से अगर आप सर्च करते हो तो सर्च हो जाता है पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर। तो ऐसे क्यों, मतलब जैसे पता ना हो मैंने पढ़ा है। बताया था ना। चलो तो फिर आज मेरी मदद करो कुछ ऐसी कि इसी फाइल को ओपन करेंगे, मुझे हेल्प करो कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है ऐसे कि डेटा अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में सर्च हो जाए। हाँ, जो मैं यहाँ लिखूँ वो अमेज़ॉन में सर्च हो जाए या उसमें सर्च हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, क्या अप्रोच होगी? तो चलो ठीक है, तो मेरी स्टेप बाय स्टेप मदद करो। मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ? flipkart.com। चलिए, बस हो जाए काम। कहाँ पर लिखा है ये? तो अगर मैंने यहाँ फ्लिपकार्ट लिखा तो यूट्यूब होने से फ्लिपकार्ट नहीं खुलेगा। ये तो यूज़र को दिखाने के लिए है ना, लेवल है ये तो। भाई अगर मैं एक बॉटल के अंदर ऑरेंज जूस भर के उसके ऊपर अगर मैं रेसबेरी का लोगो लगा दूंगा तो वो ऑरेंज रेसबेरी थोड़ी ना बन जाएगा, वो तो वही रहेगा ना। हाँ नहीं, कन्फ्यूज होगा, लेकिन हम तो अभी तो सारे डेवलपर ही बैठे हैं यहाँ पर, हैवी डेवलपर। तो अभी तो यूट्यूब पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट ही खुलना चाहिए। हाँ हाँ, वो कुछ मैं हेल्प करें, बताओ बताओ। सर्च क्वेरी जहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पर? वो तो टेक्स्ट है, उसकी बात मत करो। मुझे कोड चलाने का तरीका होता है, वो तो ब्यूटिफिकेशन वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या लिख रहा है, चलो लिख देते हैं फ्लिपकार्ट। ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, चलो फ्लिपकार्ट, लड़ाई बंद, खत्म। अब सर्च हो जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। टारगेट में, टारगेट तो ऊपर भी ब्लैंक था। टारगेट क्या काम करता है? नहीं, टारगेट तो वो होता है ना कि कहाँ खुलेगा, मतलब नए टैब में खुलेगा, सेम टैब में खुलेगा। टारगेट तो वो होता है ना। भाई अगर हम एग्जांपल के लिए इस फाइल को यहाँ रिलोड करें और मैं लिखा यहाँ पर हार्ट ऑफ स्टोन, तो आप देखना ऊपर एक नया टैब ओपन होगा। ये देखो नया टैब खुला ना, वाला पार्ट वैसे ही रह गया, नया टैब खुला। टारगेट तो ये होता है। तो मुझे तो अलग पेज में खोलना है कि जब मैं यहाँ लिखूँ टी शर्ट तो टी शर्ट जो है नए पेज में खुल जाए। ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करूँ तो नया पेज खुल जाए। तो ये मुझे बताओ कि क्या ये काम करेगा? चलो मैंने खोल दिया, क्या लिखा है? गो टू होम पेज। सर्च नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, क्या गलती की हमने? कहाँ पर? टारगेट में जो ऊपर वाला हमने सर्च किया था, तो
तो ऊपर देखो लिखा आ रहा है ना कि मैंने क्या सर्च किया। फ्लिपकार्ट में जब लिखे तो लिखा रहा है टी शर्ट, लिखा तो आ रहा है, लेकिन सर्च क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने आपने बेसिकली पता नहीं किया कि फ्लिपकार्ट पे सर्च होता कैसे है। जब हमने यूट्यूब और गूगल बनाया था तब हमने पहले पता किया था उस पर सर्च काम कैसे कर रहा था, फील्ड का नाम क्या था। तो जब आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट यहाँ लिखोगे और यहाँ लिखोगे आप टी शर्ट फॉर मेंस एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, Q इक्वल टू, तो यानी कि हमसे जो गलती हुई है इस कोड में वो Q की गलती है। अगर मैं Q लिखने के बाद यहाँ पर पेज को रिलोड करके फिर से कुछ लिख दूँ टी शर्ट, तो क्या दिखता है यहाँ पर, टी शर्ट आ गया Q इक्वल टू, और क्या गलती है वो देखते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि फील्ड का आगे क्या होना चाहिए, सर्च। हमारे यहाँ पर क्या लिखा है, रिजल्ट, तो यहाँ सर्च लिख दो, फिर से आप पेज को जाकर रीलोड करो, फिर से टी शर्ट लिखो यहाँ पर और सर्च करो। क्या बात है, क्या देखो फील्ड का नेम वेबसाइट वाले जो डिज़ाइनर डेवलपर होते हैं उनका होता है कि मतलब क्या रखना चाहते हैं। तो क्यू रिप्रेजेंट करता है क्वेरी को, कुछ लोग इसकी जगह पर के भी रख लेते हैं नाम, ठीक है। अब जैसे चलो मुझे अमेज़ॉन पे सर्च करके बताओ कैसे सर्च कराओगे। अब तो हैक पता चल गया ना कैसे काम कर रहा है। चल अमेज़ॉन सर्च, अच्छा चलो जल्दी से फिर कोड बता दो, पता चल गया तो। क्यू की जगह के लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं आ रहा होगा, जब के दिख गया तो वो भी दिख रहा होगा। ऐसे लिखा है ना, बस हो गया काम। जरूर थोड़ी ना कि सर्च लिखना है, मैं यहाँ जाके सैमसंग सर्च करूँ, देखो हो गया अमेज़ॉन पर सर्च सैमसंग, है ना। अब तो सीख गया ना। क्या डाउट है बताओ। हाँ देखो भाई ये जो चीज़ है यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर राउट क्या बनाना है, ठीक है, ये तो अब जैसे कल को आप डेवलपर बन जाओगे तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिख दो यहाँ पर। लेकिन जनरली यहाँ पर या तो एस रिप्रेजेंट कर रहा है सर्च को, के रिप्रेजेंट कर रहा है की वैल्यू, कि सर्च की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सर्च उन्होंने नाम रखा, क्यू उन्होंने फील्ड का नाम लिख दिया, सर्च क्वेरी हो गया, यहाँ पर रिजल्ट लिख दिया और यहाँ पर सर्च क्वेरी लिख दिया। तो क्या रिजल्ट मुझे रिसीव हुआ, जैसे गूगल ने पे सर्च और क्यू का यूज़ किया अगेन मीनिंगफुल, तो कुछ भी लिखा जा सकता है। आपको तो बस यूआरएल पढ़ना आना चाहिए ना कि किस वेबसाइट में डेटा सर्च कैसे हो रहा है। और तुमसे गई अमेज़ॉन के अंदर देख के कि भाई एस और के से काम चल रहा है, तो के मतलब फील्ड का नेम, एस मतलब राउट का नेम, तो काम हो गया ना। देखो अमेज़ॉन बन गया, मैं तो सर्च नहीं किया, तुमने बताया मैंने डाल दिया। हाँ हाँ कुछ भी लिख सकते हो, संता बनता रोहन मोहन सोहन जो मर्जी लिख सकते हो कुछ भी। तो वहाँ पर है ही नहीं, जो के तो कैसे चलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में क्यों नाम रखा है, अब समझ गए ना, उन्होंने क्या रखा है वो चलेगा ना। आप अपनी खुद पता कैसे चलेगा, जैसे इसने पता लगाया तो इसको सिखाओ कैसे। देखो जब आप फ्लिपकार्ट यहाँ लिखोगे ना, दिखा देता हूँ, फ्लिपकार्ट में जब आप कुछ भी सर्च करोगे यहाँ से, जैसे मैंने मोबाइल सर्च किया, तो देखो यूआरएल है flipkart.com/search, फील्ड का नेम है क्यू इक्वल टू, ठीक है। तो जितनी बार भी मैंने आपको फॉर्म के अंदर काम कराया तो मैंने हमेशा लिखा था ना फील्ड का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो क्या आता था एफ नेम इक्वल टू अरीना, लास्ट नेम इक्वल टू एनिमेशन, तो यानी कि क्यू इक्वल टू मतलब क्यू फील्ड का नेम है, समझ गए। इसलिए अब आपकी सर्चिस काम कर रही है। तो यानी कि मैं तो ये सोचा तुम लोग प्रो हो गए तुम तो, लेकिन आज जाके समझो कि ये काम कर कैसे अच्छा मैंने रिवीजन कर दी। चलो
एट्रीब्यूट में डाइव करते हैं कि एट्रीब्यूट किस तरह से काम करते हैं। The form attribute. The input form attribute specifies the form. The input हमने कहीं नीचे डिफाइन किया होगा LT वगैरह नहीं किया तो यहाँ लिख दो %LT %GT element. The input form attribute specifies the form the input element belongs to. The value of this attribute must be equal to the ID attribute of the form element it belongs to. Example, the input field located outside of the HTML form but is still a part of the form. चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म एलिमेंट है, यहाँ हम लोग रख लेते हैं एक एक्शन। एक्शन में मैंने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया https www.google.com। इस फॉर्म को हमने एक आईडी ऑफर किया और इसका नेम क्या है, फॉर्म 1। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर कुछ लेवल है हमारे पास, जैसे कि एफ नेम, और इसको मैं कोई वैल्यू नहीं रखूँगा डिफ़ॉल्ट, इसको हटा दीजिए। इसी तरह से हमारे पास है एल नेम, और ये हमारा इसका इनपुट फील्ड आ गया। इसमें मुझे वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं, इसको भी हटाइए। एक हमें चाहिए सबमिट बटन, तो मैंने यहाँ से एक सबमिट बटन कॉपी किया और मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। बट ऊपर हमने सिनेरियो क्या लिखा है, हमने सिनेरियो लिखा है कि भाई द इनपुट फील्ड लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द फॉर्म। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाले पार्ट को यहाँ से कट किया और फॉर्म से बाहर निकाल दिया इसको। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब आप इसको ब्राउज़र में ओपन करिए फाइल को। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट नेम है, ये हमारा लास्ट नेम है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको बेटर तरीके से दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से। ऑटो फोकस लगाने की, अच्छा मैं काम करता हूँ, नीचे के सारे फील्ड डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं तो बार बार ही आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से कुछ लिखता हूँ, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबमिट। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर सिर्फ एफ नेम आया, एल नेम नहीं आया। क्यों नहीं आया एल नेम? करेक्ट, बट
हमें यहाँ पे कुछ ऐसा अचीव करना है कि फॉर्म के बाहर होने के बाद भी सबमिट हो जाए डेटा। तो हमने आईडी क्या रखा है, फॉर्म 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉर्म इक्वल टू, क्या लिखेंगे, फॉर्म 1। अब रीलोड करिए, फिर से ट्राई करेंगे और सबमिट करेंगे, क्या दिखता है, डेटा सबमिट हो पा रहा है, यानी कि फील्ड के अंदर भी है और फील्ड के बाहर भी हो, लेकिन हम अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें आईडी हमने यहाँ फॉर्म टैग के अंदर एक नया एट्रीब्यूट आज सीखा। दो हमें पहले से पता है, एक्शन और टारगेट। तीसरा आज में क्या होता चला, आईडी। आईडी जो भी आप रखोगे, समता, वंता, रोहन, मोहन, सोहन, वो अपने फॉर्म इक्वल टू उस फील्ड को दे देना है जो फॉर्म से बाहर है, तो आपका फॉर्म काम कर जाएगा। समझ आ गया? इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। करा क्यों है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमें फॉर्म के बाहर रखना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जो आप थोड़ा आगे बढ़ जाओगे तो जैसे एक वेबसाइट है, ये यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर सर्च करते हैं मॉडल। मॉडल में जब लोग आते हैं तो यहाँ पर हमें कहीं एक फॉर्म का एग्जांपल मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये हमने ओपन करा तो यहाँ देखो रेसिपिएंट नेम और मैसेज, सेंड मैसेज जो बटन है। अब इतने तो समझदार हम हो गए, तो देखो यहाँ पर फॉर्म हमारा यहाँ बना हुआ है, फॉर्म हमारा यहाँ क्लोज हो गया। क्या इस फॉर्म में कोई सबमिट बटन तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है ना। सबमिट बटन कहाँ पर है? सेंड मैसेज फॉर्म के बाहर। तो ये काम कैसे करेगा? जब आप इस फॉर्म को एक आईडी दोगे और यहाँ पर लिखोगे फॉर्म इक्वल टू, ठीक है, तब जाके वो काम करेगी चीज। समझ गए? तो आगे जब आपका लेवल एडवांस होगा, या चलो मैं ऐसे समझाता हूँ कि हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में आ जाते हैं। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में किसी भी प्रोडक्ट पर आने के बाद वापस से होम पेज पर आ जाओ, एक मॉडल खुलेगा। यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट ओटीपी। अब ये रिक्वेस्ट ओटीपी इसके साथ कैसे कनेक्ट हुआ, इससे पता लगा लिया ना भाई, आपने फ़ोन नंबर या ईमेल तो डाला ही नहीं, तो ओटीपी किस बात का। तो ये उसी तरह से काम किया जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह से। तो रिक्वायर्ड तो डाला, लेकिन बात सबमिशन की हो रही है ना, तो क्योंकि ये जो वैलिडेशन बैकएंड से हुआ, ठीक है। तो वैलिडेशन जब हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मेरा बटन फॉर्म से बाहर है या मेरा फील्ड फॉर्म से बाहर है, तो वो उस फॉर्म का पार्ट कैसे बने, ठीक है। अब नहीं तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हमने अभी सिनेरियो यहाँ पर बनाया, इस केस में आपको दो फॉर्म बनाने पड़ेंगे, फर्स्ट नेम के लिए अलग और लास्ट नेम के लिए अलग। अब फर्स्ट को अलग बटन लगाओगे, लास्ट को अलग बटन लगाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। फॉर्म कोई भी हो, वो एक ही बटन से सबमिट कराया जाता है, ठीक है। दो दो बटन तो लगाओगे नहीं भाई, सबमिट योर फर्स्ट नेम, सबमिट योर लास्ट नेम। तो भले से आपका फॉर्म से बाहर आपका फील्ड है, लेकिन आईडी पास करने से और फॉर्म के अंदर उसको एसोसिएट करने से वो उसी फॉर्म का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब तो कंफ्यूजन नहीं है। किसके ऊपर? अभी हम डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहे, आप ना बार बार ब्यूटी पे चले जाते हो। ब्यूटी की बात मत करो अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात करो। वो तब आएगा जब हम लोग सीएसएस सीख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एचटीएमएल में हम लोग ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं, सब सीएसएस का पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे एक्शन एट्रीब्यूट की। द फॉर्म एक्शन attribute. The input form action attribute specifies the URL. URL means uniform resource locator of the file
that will process the input when the form is submitted. Please note, this attribute override the action attribute of the form element. The form action attribute works with the following input types: only submit button और इमेज, यानी कि इनपुट टाइप इमेज और इनपुट टाइप सबमिट। तो इन जगहों पर आप इसको ट्राई कर सकते हो। रिलोड करेंगे वेब ब्राउज़र में, ये देखिए हमारा डेटा आ गया इधर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे an HTML form with 2 submit buttons with different actions। भाई हम एक ही फॉर्म में दो अलग एक्शंस लगाना चाह रहे हैं। तो पहला एक्शन क्या है, google.com, जो कि हमने टॉप में डिफाइन किया हुआ है, और ये जो लास्ट टाइम हमने अलग से लिखा है इसको मैं कट करके वापस इसी में ऐड करूँगा। आईडी फॉर्म मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा, इस पर ब्राउज़र में रिलोड करेंगे, हमारा ये फॉर्म ठीक हो गया। अब मेरे पास दो बटन है सबमिट करने के लिए। एक बटन जो है वो मुझे गूगल के यूआरएल पर लेके जाएगा, दूसरा जो बटन होगा वो मुझे किसी डिफरेंट यूआरएल पर लेके जाएगा। तो मैंने यहाँ जाके लिखा सबमिट एज एडमिन, यहाँ पर मैं लिखा फॉर्म एक्शन। तो देखो यहाँ पर भी फॉर्म एक्शन है, बट फॉर्म एलिमेंट है, एक्शन एट्रीब्यूट है। लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट इक्वल टू जिस यूआरएल पर जाना चाहते हो उसका नेम बताओ। मैं जाना चाहता हूँ जैसे कि याहू पर। तो फर्स्ट बटन आपको ले जाएगा कहाँ, जो भी आप डेटा लिखेंगे यहाँ पर, ये आपको गूगल पर ले आएगा, डेटा आ गया आपका। सेकंड बटन आपको ले आया कहाँ पर, याहू की वेबसाइट पर। तो यानी कि एक फॉर्म में हम एक से ज़्यादा एक्शन ट्रिगर करा सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट है उस केस में। तो बहुत सारी केस में क्या होता है कि LIC इंडिया एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मुझे नहीं पता वो रहा इसमें एग्जाम्पल या नहीं, बट कोशिश करते हैं। हमने क्लिक किया यहाँ से लॉगिन पर जब मैं आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यूज़र आईडी, ईमेल, मोबाइल, लॉगिन विद यूज़र आईडी से करना है या OTP से करना है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गया। और देखते हैं हमें क्या ऑप्शन मिल सकता है, इसको करेंगे क्लोज। वो अलग चीज़ है, उस पर भी आएंगे।
काफ़ी वेबसाइट में क्या होता है ना कि जब आप लॉगिन के लिए आते हैं तो आपको चॉइस दी जाती है, ठीक है, कि जो पर्सन यहाँ पर लॉगिन कर रहा है वो एंड यूज़र है या वो एडमिन से है, ठीक है। तो मैं उसी का कुछ एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करूँ, ज़्यादातर सभी ने चेंज कर लिया इस चीज़ को, कुछ में मिल जाए इस तरह का। ये देखो, अब एक ही लॉगिन में दो ऑप्शन है, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग या फिर एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन। अंदर चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखो दो तरह की बैंकिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा एक अलग तरह का यहाँ पर लॉगिन आएगा, और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो एक अलग लॉगिन आ रहा है। लेकिन उन्होंने क्या करा, दोनों के लिए ना अलग अलग डेडिकेटेड पेज बना दी, तो यहाँ पर ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल नहीं बनेगा इसके लिए। कौन सा देख सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा सबने अपग्रेड किया है। इनकम टैक्स पोर्टल, ड्यू, यहाँ पर कहीं लॉगिन का होता है ऑप्शन। फ़िलहाल मेरे पास इसका कोई अच्छा एग्जांपल नहीं है दिखाने के लिए, बट इसका काम यही होता है कि एक ही लॉगिन में एक ही चैनल से, मतलब एडमिन भी लॉगिन हो सकता है, उसी चैनल से आपका कोई दूसरा पर्सन जैसे कि फैकल्टी है वो भी लॉगिन हो सकता है। तो आप उनके अलग अलग ट्रिगर बना देते हो कि लॉगिन एज ए कौन हो आप, एक एंड यूज़र हो। जैसे फ़्लिपकार्ट का अगर हम लोग देखते हैं तो फ़्लिपकार्ट ने लॉगिन के लिए एंड यूज़र के लिए बनाया flipkart.com, जहाँ से आप लॉगिन करते हो एंड यूज़र के तौर पर। इसी के लिए इन्होंने एक अलग बनाया। नहीं नहीं नहीं, वो तो सेम के लिए हो गया ना। तो जैसे सेलर का इनका अलग है, तो अगर मान लो कि ये सेलर के लिए अलग से ना बनाते, उसी लॉगिन के अंदर अगर वो लेके जाना चाहते तो वहाँ पर पॉसिबल हो सकता था कि हम वहाँ पर लॉगिन एज ए सेलर करना चाह रहे हैं, लॉगिन एज अ करना चाह रहे हैं हम लोग। बहुत से एग्जांपल, चलो चेक करते हैं प्रो कनेक्ट में ऐसा है क्या।
एपटेक प्रो कनेक्ट लॉगिन इसका भी कॉमन ही है, आता था पहले अलग। क्रियोसोल्स का डोमेन अगर बंद नहीं हुआ होगा तो यहाँ देखने की कोशिश करता है। हाँ, रिडायरेक्शन लगा दिया उन्होंने इसके अंदर भी। चलो स्क्रीन देख लेते हैं, फिलहाल इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो काफ़ी साइट्स में क्या रहता है कि जब आप आते हो यहाँ पर, तो जैसे रजिस्टर के बाद यूज़र लॉगिन होगा तो वो कहाँ पर जाना चाह रहा है, जैसे ये भी नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। लॉगिन एज एडमिन हो गया, जहाँ पर हमें 2 ट्रिगर दिखाई दें। हमें कुछ ऐसा एग्जांपल चाहिए, ये देखो। तो जैसे यहाँ पर, ओहो फोटो खोलो ज़रा बड़ी करके, तो यहाँ पर सेलेक्ट यूज़र टाइप आ रहा है। तो मतलब कि लाइब्रेरी आईडी पासवर्ड मतलब सभी का कॉमन है, एडमिन करना चाह रहा है या स्टूडेंट करना चाह रहा है। तो यहाँ से वो चूज़ कर लेगा अपना बटन कि भाई एडमिन या यूज़र, और उसका जब वो लॉगिन करेगा तो उसी के हिसाब से वो रिडायरेक्ट करके यूज़र को वहाँ लेके जाएगा उसके एक्सेस के अकॉर्डिंग। तो ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ एग्जांपल देखा इधर वाला, तो ये तब यूज ऐसे क्या, एक वेबसाइट को 2 अलग जगह सबमिट करने का कोई लॉजिक है नहीं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सबमिट एज एडमिन। एडमिन अगर सबमिट कर रहा है तो वो कहीं और जगह पर रिडायरेक्ट होगा, और अगर नॉर्मल पर्सन अगर सबमिट कर रहा है तो वो कहीं और जगह पर सबमिट हो। तो खासकर साइन इन जब हम लोग करते हैं तो यूज़र के अकॉर्डिंग हम यूज़र को अलग अलग जगह पर भेजना चाहते हैं कि स्टूडेंट का डैशबोर्ड अलग होगा, फैकल्टी का डैशबोर्ड अलग होगा। तो सबमिट एज अ फैकल्टी जब वो चूज़ करेगा तो फैकल्टी का अलग अपना इंटरफेस आएगा उसके अंदर। तो तब हमें टाइप लगाने पड़ते हैं। तो जितने मैंने एग्जांपल साइट्स के चूज़ किया आपको दिखाने के लिए, ज़्यादातर वो पहले सभी के अंदर ऑप्शन था। जैसे LIC का मैंने एग्जांपल इसलिए था क्योंकि उसमें लिखा आता था लॉगिन एज ए एजेंट या लॉगिन एज ए कस्टमर। तो एजेंट यानी कि जो पॉलिसी सेल करता है, और यूज़र मतलब कि हम जैसे कि जिसने पॉलिसी बाई की है। अलग अलग डेडिकेटेड पोर्टल बन गए, इस वजह से वो फीचर में नहीं मिल रहा है देखने के लिए। बट ऐसी कभी अगर रिक्वायरमेंट आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। हमें ये पता चल गया प्रॉपर्टी की एक फॉर्म को 2 अलग जगह पर रिडायरेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फॉर्म के अंदर एन्क्रिप्शन। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एन्क्रिप्शन। ENCTYPE मतलब एन्क्रिप्शन टाइप। एन्क्रिप्शन समझते हो, यानी कि वो डेटा जो एनक्रिप्ट कर दिया गया हो, यानी कि जिसको कोई और नहीं पढ़ सकता, वो एंड टू एंड। जैसे कि व्हाट्सएप पर देखते हो लिखा था दिस चैट इज एनक्रिप्टेड एंड टू एंड, यानी कि मेरी और आपकी क्या बातचीत हो रही है उसको कोई दूसरा पर्सन इंटरसेप्ट, तीसरा पर्सन इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। तो जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है, हमने किसी यूज़र को साइन इन साइन अप कराया, मैं साइट का एडमिन हूँ और आप में से किसी ने वहाँ पर किया लॉगिन। तो भाई बीइंग ए साइट ओनर मेरे लिए तो आपका पासवर्ड पता लगाना बहुत आसान है ना। लॉगिन कर लेना है। अब हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं आजकल, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर एक लॉगिन की टेबल है हमारे पास। तो पासवर्ड देख रहे हो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके आगे भी
काफ़ी बड़ा है ये। अब इतना बड़ा पासवर्ड तो नहीं डाला होगा किसी ने, लेकिन हमने क्या करा, जैसे ही एक अकाउंट बने पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट हो जाए। इनक्रिप्ट का मतलब कि वो मुझे भी नहीं पता होगा बीइंग अ साइट ओनर कि क्या यूज़र ने डाला पासवर्ड। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लोकल होस्ट 332.5 का हमारा ये बैच होता है, मई मंथ में आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखो एक यूज़र है जिसका नाम है एडमिन। एडमिन का पासवर्ड देखो कितना लेंदी है, बट मैं लिखता हूँ एडमिन और देखो मैं लॉगिन हो गया इसके अंदर। कितने कोर्स है, 6 कोर्स है, 8 सब्जेक्ट हैं, 6 स्टूडेंट है, 2 कंट्री है, 4 स्टेट है, 4 सिटीज़ हैं इसके अंदर। इसके बाद में मैं यहाँ से जैसे जाता हूँ स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए, तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। मैं यहाँ से एक नया स्टूडेंट बना सकता हूँ, इसके अंदर पूरा फॉर्म फिल कर सकता हूँ, है ना। इसी तरह से अगर मैं कोई नया यूज़र बनाना चाहता हूँ तो हम नया यूज़र भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें वो पर्टिकुलर फाइल ओपन करनी होगी। यहाँ पर ये डेवलपमेंट है जो आप देख रहे हो, यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों साथ साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमने फाइल का नेम रखा है क्रिएट एडमिन .php। अब यहाँ से देखो मैं एक नया यूज़र बनाना चाहता हूँ, क्रिएट एडमिन यूज़र। एडमिन यूज़र जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ प्रतीक को, ठीक है। तो हम शॉर्ट में नेम रखेंगे, ये हमने रखा प्रतीक। मैंने एक प्रतीक का पासवर्ड सेट किया और क्या बोला, क्रिएट एडमिन। तो क्या लिखा रहा है, एडमिन यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये डेटाबेस है, डेटाबेस में देखो यूज़र बन चुका है पीछे। अब प्रतीक का पासवर्ड ने ये थोड़ी ना डाला था, हमने क्या करा, प्रतीक को इनक्रिप्ट कर दिया ताकि कोई इसको देख ना पाए। लेकिन अब प्रतीक जब लॉगिन करने के लिए आएगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लॉगिन करने के लिए। देखो प्रतीक का अकाउंट लॉगिन हो गया इसके अंदर। अभी ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसमें हमने दिन रात करने की सारी व्यवस्था करी है, ठीक है, कि भाई अगर कोई रात में चला रहा है तो आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े, नहीं तो एक बहाना आ जाएगा जी लाइट ज़्यादा थी स्क्रीन की इसलिए मैंने काम नहीं किया। चलो जो सब रहा। तो यहाँ से देखो सब्जेक्ट्स बनाने का हमने ऑप्शन बनाया हुआ है, ठीक है। हम कोई नया सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, कोई नया कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे UI/UX WDD हमने बनाया हुआ है इसके अंदर। कोई सेशन हम लोग बनाना चाहते हैं जैसे 2023, 24, 25, 25, 26, तो सेशन क्रिएट हो सकते हैं। एडिट करना चाहते हैं तो देखो एडिट भी हो जाएगा, यहीं पर सारी व्यवस्था है। तो ये सारा जो आप देख रहे हो ये वो चीज़ है जो तुम पढ़ रहे हो डिज़ाइनिंग, लेकिन बटन के कलर तो ये CSS है, ठीक है। टेबल में जो लुक एंड फील आ रहा है ये भी CSS है। तो लुक एंड फील पूरा CSS, लेकिन फील्ड आपको बनाना आता है, बटन कैसे बनते हैं। ये सेकेंडरी बटन है कि मैं कैंसिल करूँगा मेरा एक्शन कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये डेवलपर्स वाला जो कोर्स चूज करते हैं उनके उसमें आता है। अब हमारा है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का काम क्या होता है कि अगर आप अपने फॉर्म से कोई डेटा अपलोड कर रहे हो, इनपुट टाइप फाइल, उस केस में इनक्रिप्शन टाइप लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। द इनपुट फॉर्म encryption type attribute specifies how the form data should be encoded when submitted। तो क्या लिख देते हैं यहाँ पर क्लियरिटी के लिए, ओनली फॉर फॉर्म्स विद मेथड पोस्ट। अभी हम लोग मेथड पर भी आएंगे कि मेथड
पोस्ट क्या होता है, अभी तक जितना भी हम लोगों ने चलाया वो डिफ़ॉल्ट पर चलाया, मेथड का हमने जिक्र नहीं किया है। डिफ़ॉल्ट जो मेथड होता है वो होता है गेट, तभी आप यूआरएल में एड्रेस वो देख पा रहे हो कि क्या यूज़र नेम है, क्या ईमेल है, क्या फर्स्ट नेम है, क्या लास्ट नेम है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट, क्या जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर फीचर दिया हुआ है। और HTML5 में वो एक इंटीग्रेटेड API है जिसको बोलते हैं जियो लोकेशन। ठीक है, जियो लोकेशन से क्या होता है कि आप कहाँ हो, आपकी वो लोकेशन ट्रेस की जाती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने स्विगी पर एक फूड ऑर्डर प्लेस किया, अब वो देने वाला बंदा कैसे पता लगाए जी कहाँ जाना है, रुचि ने कहाँ से ऑर्डर कर दिया, तो उसको पता होगा। और ऐप ने जब ऑर्डर लिया होगा तो उसको पता होगा कि आपने वो ऑर्डर कहाँ से प्लेस किया। या जैसे आप कैब बुक करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, जियो लोकेशन। मतलब बहुत सारी वेबसाइट एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो आपकी करंट लोकेशन फैच करते हैं तुरंत ऑन होते ही। अब जैसे आप कहाँ से आते हो? वैशाली। वैशाली मतलब गाजियाबाद? कौन सा सेक्टर? सेक्टर 16? इतनी दूर आते हैं यहाँ? क्या बात है, मैं वसुंधरा से आता हूँ, सेक्टर 1। नहीं नहीं, तुम्हारा जैसे गाजियाबाद में वैशाली कौन सा है, तो वैशाली का आगे वसुंधरा है। हाँ, तो तुम्हारा हमारा करीब करीब में हो गया एक तरह से। ठीक है, तो इतना दूर एडमिशन क्यों लिया तुमने? अच्छा, मतलब रिलोकेट हो गए तुम वहाँ पर? हाँ, अच्छा मतलब, ओके। क्योंकि तुम्हारे लिए तो सबसे नज़दीक प्रीति विहार होता, क्योंकि अगर आपका लोकेशन हो है ना तो हाँ, नहीं मेरा तो फ़ायदा हो रहा है ना, तुम्हें इतना घूमने का क्या फ़ायदा हो रहा है? उल्टा उसमें तो लग रहे हैं ना पैसे, चलो कोई नहीं। कौन सी वाली? हाँ, साउथिक्स, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सिर्फ अरीना की उतनी ही ब्रांच अच्छी हैं जो इसके अंडर में आती हैं। हाँ, अरीना इस ब्रांच के अंडर में अरीना प्रीत विहार, अरीना कोहाट, अरीना कमला नगर, अरीना प्रीत विहार मैंने बताई दी आपको, नोएडा के 18 और 62। हाँ, तो अरीना बहुत सारे हैं, लेकिन इसके अंडर में जो अरीनाज आते हैं सिर्फ वही सही है, बाकी सबकी कहानी बड़ी ख़राब है। और मैं अपने टॉपिक को लेके थोड़ा सा ज़्यादा वो हूँ, तो भाई सीधी सी बात है, कोडिंग वाला फील्ड एक ऐसा चीज़ है आज की डेट में हर बंदा वेब, अपना को वेब डिज़ाइनर डेवलपर बोलता है। लेकिन क्या हर एक चीज़ की आपको इन डेप्थ नॉलेज है कि नहीं है? क्योंकि आज की डेट में थोड़ा बहुत कहीं से सीखा, अरे ये होता है, ये होता है, अब ये उसका प्रैक्टिकलिटी तो पता होनी चाहिए ना। अब वो हमें पता है नहीं, चीज़ हमने पढ़ ली उसके बारे में, भाई बोल्ड भी सेम काम करता है, स्ट्रॉन्ग भी सेम काम करता है। अब तुम ऐसे वाले बंदे से अगर पूछोगे ना कि कहाँ लगाना है, उसको पता ही नहीं होगा। या उससे इटैलिक या ईएम पूछो तो उसको पता ही नहीं, भाई दोनों इटैलिक ही करते हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों से मिल चुका हूँ जो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, कहते अरे इटैलिक के लिए कुछ भी लगा दो, जिससे इटैलिक हो जाता है उसके लिए, चाहे एड्रेस लिख दो, चाहे वो लिख दो, वो लिख दो, कुछ भी चला दो। अरे विजुअली नहीं जाना है हमें, हमने, क्योंकि देखो गूगल क्या करता है, वो आपके कोड के बेसिस पर चलता है। आपने क्या लिखा, रैंकिंग उसके बेसिस पर होती है, ना कि फ्रंट एंड के बेसिस पर होती है। फ्रंट एंड तो वो पार्ट है ना जो एंड यूजर है। अब गूगल तो ये समझे तुम्हारी वेबसाइट को चला चला के देख रहा है एक एक पेज, उससे तो मतलब ही नहीं है, वो आपके कोड को पढ़ता है। और कोड अगर आपका सही मैनर में नहीं तो आपकी रैंकिंग हो ही नहीं सकती उस केस में। फेमस वेबसाइट, अभी फेमस तो मैं नहीं कहूँगा, अभी उसको फेमस करने में मैं लगा हुआ हूँ। तो एक तो मेरा रिसेंटली
चल रहा है एक प्रोजेक्ट इंडियन ऑयल के साथ। पास्ट में तो पता नहीं प्रोडक्शन में कितनी ऐसी वेबसाइट बनाए, हमें उससे मतलब नहीं होता, हमें तो पैसे से मतलब होता है। अभी रिसेंट में हमने जो 2 प्रोजेक्ट बनाए वो उनकी हम बात करेंगे। एक है जिंदल ऑटो केयर, ये एक इंडियन ऑयल का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर हमने काम किया। एक और है ली वास्तु प्रोजेक्ट, ये एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमारा ही काम है पूरा। हाँ, तो ये वेबसाइट बेसिकली आपका पूरा का पूरा वास्तु से रिलेटेड सारी सर्विसेज वगैरह मार्केट में ऑफर कर रही है। नहीं, मैं वन मैन आर्मी हूँ यार। नहीं, मैं अपने आप में मेरे अंदर कम से कम 20 लोग हैं, तो मैं इसलिए उसको काउंट लेके चलता हूँ, क्योंकि जो 20 लोग नहीं कर सकते वो मैं अकेले कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसको हम में काउंट करता हूँ। जल्दी आ जाओगे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। एक्चुअली मैं वो ये तो खैर बहुत बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम इतना बेसिक काम करने का नहीं होता है। मेरा काम होता है वो काम जो लोगों से नहीं हो रहा है, उस काम के लिए मैं फेमस हूँ। नहीं, बेसिक पता है तभी तो आगे पढ़ोगे। फंडामेंटल फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, HTML इज़ अ वेब पब्लिशिंग लैंग्वेज, और जो भी वेब डेवलपर और डिज़ाइनर है उसको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्राउज़र में जो कंटेंट जाएगा वो इसी के थ्रू जाएगा। तो जैसे मैंने भी आपको प्रोजेक्ट दिखाया, जो हमारे डेवलपर्स बना रहे हैं, जो हमारा ये इवनिंग वाला बैच है 3:30 से 5 वाला, ये PHP का बैच है ना, तो ये जो बैच है आप देखते हो इसकी क्लास डेली होती है, इनको मैं एक दिन का भी गैप नहीं देते बीच में। कोई रीज़न हो गया पर्टिकुलर किसी वजह से तो बात अलग है, नहीं तो ये इनको डेली पढ़ाया जाता है। और ये एक दिन यहाँ पढ़ते हैं मेरे से, एक दिन ये प्रीत विहार में पढ़ते हैं मेरे से, ठीक है। हाँ, 2-2 क्लास लेते हैं, क्योंकि इन्हें डेवलपर बनाना है, डेवलपर के ऊपर मेहनत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए दोनों दिन वो जो प्रोजेक्ट मैंने भी आपको दिखाया था वो डेली बन रहा है, तो 7 दिन की मेहनत है जो वो भी मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया था, 1-1 घंटे डेली काम होता है उसके ऊपर। नहीं तो ऐसे तो पूरा महीना निकल जाएगा प्रोजेक्ट बनाने में, क्योंकि इनका फिनिशिंग चल रहा है। कोर्स एंड पर आ गया, अब ये प्लेस होना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। दिस एट्रीब्यूट्स ओवरराइड द इंक्रिप्शन टाइप attribute of the form element. The form encryption attribute works with the following input types, submit और image, ये कॉमन ही रहेगा हमारी लाइन। चलिए तो फाइल ओपन करते हैं यहाँ पर अपनी, इसको G ड्राइव, हमारा बैच टाइम है 12 to 1:30 मई मंथ, आज की डेट में आई है ये चीज़। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो मेथड चेंज करेंगे अपना। अभी तक हमने मेथड का इस्तेमाल नहीं किया। मेथड क्या हो जाएगा, पोस्ट। पोस्ट लिखने से क्या बदलेगा, ठीक है। पोस्ट लिखने से अब जो आपका डेटा होगा, जैसे आप यहाँ से भी सबमिट करते हो तो वो क्या होता है, यहाँ पर लिखा आ जाता है। अब यहाँ डेटा लिखा हुआ नहीं आएगा, तो क्या होता है, जब भी हम किसी यूज़र को रजिस्टर कराते हैं ना, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसका इनपुट क्या हुआ डेटा URL में ना आए। अब मान लो कि आपने एक अकाउंट रजिस्टर किया अपना और उसका पासवर्ड जो है वो URL में दिख गया, तो URL में अगर वो पासवर्ड आ गया यानी कि उसकी हिस्ट्री बन गई। अब आपके बाद में अगर कोई बैठेगा कंप्यूटर पे और अगर वो गलती से हिस्ट्री में जाएगा तो उसको पता चल जाएगा आपने क्या डेटा सबमिट किया था, ठीक है। तो आपका अकाउंट सिक्योर नहीं रहा। पोस्ट जो होता है वो डेटा आपका रिवील नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ ट्राई करेंगे, हमने लिखा है मेथड क्या, पोस्ट। इसके बाद हम यहाँ पर एक इनपुट टाइप सबमिट रखते हैं, और एक और मैं सबमिट बना रहा हूँ यहाँ पर।
एक्शन को हटा दीजिए, वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबमिट एज मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो ये बटन पे लिखा हुआ आएगा मैसेज। इसके बाद यहाँ लिखेंगे फॉर्म एनक्रिप्शन टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। तो ये हमने ऐसा से डिफाइन करना। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, जैसे कि मैंने डिफाइन किया और सबमिट किया। अब की बार आपको एरर दिखना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा रहा है 405, दैट्स एन एरर, द रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर द यूआरएल। यूआरएल में ऊपर कुछ लिखा रहा है, नहीं लिखा रहा है ना। अब इसी को मैं यहाँ से सेंड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सेम ये चीज़ मिलेगा। अब इसका काम क्या हो, जब दोनों में हमें सेम ही रिजल्ट मिल रहा है, तो पोस्ट ने तो अपना काम कर दिया कि डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल हो गया। भाई देखो, इसको अगर मैं मेथड को मैं यहाँ से हटा दूँ और मैं मेथड को भी यहाँ रख लेता हूँ, इस वाले बटन के ऊपर यहाँ लिख देंगे फॉर्म, वैसे आगे आएगा बट मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म मेथड इज पोस्ट। चलिए मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, अभिषेक त्यागी सबमिट। तो डेटा आ गया यहाँ पर देखो ऊपर यूआरएल में। बट अगर मैं ये वाला डेटा सबमिट करूँगा तो ये डेटा ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। अब एक छोटा सा चेंज करके देखो भी, मैं यहाँ पर इसका भले से लास्ट नेम है, मैं इसका टाइप बदल रहा हूँ। क्या कर दिया हमने, पासवर्ड। बैक करेंगे, रिलोड करेंगे और आपके लिए कॉन्फिडेंशियल है, आपको नहीं पता मैंने क्या लिखा। बट जब आप सबमिट करोगे तो पासवर्ड इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हो क्या आ रहा है, एल नेम में रिवील हो गया। अब ये रिवील अगर हो रहा है, आप यहाँ से बंद कर दोगे, जो भी हिस्ट्री देखेगा आके उसको दिख जाएगा कि भाई आपने क्या सबमिट किया था। तो इसलिए गेट का ध्यान रखना, जो डिफ़ॉल्ट अभी तक चल रहा था उसका यूज़ होता है सर्च के लिए, क्योंकि सर्च में गेट चलता है। और अगर हम कोई साइन इन साइन अप या कोई पेमेंट वगैरह करा रहे होते हैं तो मेथड क्या चलता है, पोस्ट, जो कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, ये फॉर्म मेथड पोस्ट। क्योंकि मुझे एक ही फॉर्म में कंपैरिजन दिखाना है, इसलिए मैंने पोस्ट को यहाँ लिख दिया फॉर्म मेथड। अगर मैं इसमें चलाऊंगा तो मुझे मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखना होगा ऊपर खाली। अब ये वाला जो पार्ट है जिसका हम लोग यूज़ देखना चाह रहे हैं, ये पार्ट काम करता है जहाँ पर हम इमेज वगैरह अपलोड करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर, इसके लिए मुझे डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा फिर से आपको समझाने के लिए। सी ड्राइव जैम्प सर्वर ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब इसमें मैंने इनको कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा 332.5 वाले बैच में कि फाइल कैसे अपलोड होती है। तो यहाँ पर देखोगे कहीं ना कहीं एक होना चाहिए, मिल गया। चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पर, लिखेंगे लोकल होस्ट 332.5 का बैच है अपना, मई मंथ है, एक मंथ पीछे जाइए, अप्रैल में आ जाइए। और यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन CRUD ऑपरेशन और CRUD ऑपरेशन विद इमेज। तो यहाँ देखो मैंने एक फ़ोटो अपलोड कराई हुई है। जब मैं यहाँ से एक नया रिकॉर्ड बनाने जाऊँगा तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, चूज़ फाइल, ठीक है। अब अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, ये डेट देख लो कौन सा है, 30 अप्रैल को मैंने इन्हें पढ़ाया था ये। तो 30 अप्रैल वाले फोल्डर में आएंगे और यहाँ पर इमेज वाली फाइल का नेम क्या है वो देख लीजिए, यह है इंसर्ट वाली फाइल को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में। तो फॉर्म के अंदर मैंने क्या यूज़ किया है, एनक्रिप्शन मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अब मान लो मैंने ये नहीं लगाया होता तो ध्यान रखना इमेज अपलोड नहीं हो सकती है। चलो पहले इसके साथ डिफ़ॉल्ट देखते हैं। तो यहाँ से मैंने एक एंट्री बना लेता हूँ, बैक कर लेते हैं। तो जैसे मेरी एंट्री ऑलरेडी बनी हुई है, मैं किसी और की बना देता हूँ।
मनु की बना देते हैं। तो ये मनु का ईमेल हो गया, ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये फर्स्ट नेम हो गया मनु का, ये लास्ट नेम हो गया। यहाँ पर कुछ एड्रेस डाल देते हैं इस तरह से डिफ़ॉल्ट, और एक फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और कोई भी एक फ़ोटो रेफरेंस के लिए आप डाउनलोड करो, हमें जस्ट टेस्टिंग करनी है, और इसको यहाँ रखा। इस फ़ोटो को हम यहाँ अपलोड करेंगे, तो यहाँ जाइए, चूज़, यहाँ से कर दीजिए ऑल फाइल्स, प्रोसेस वाला डेटा। वो मैंने सब पढ़ा रखा है इसमें, वो तुम्हारे में नहीं आया क्योंकि तुम डेवलपर नहीं हो। जो डेवलपमेंट सीखता है उसके में आता है वो सब चीज़ें। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना कि कौन कौन से फाइल टाइप मैं अलाउ कर रहा हूँ, जेपीजी, पीएनजी, गिफ। तो खासकर वो लिमिट हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर की वेबसाइट में लगाते हैं, वो बड़े चिंदी चोर होते हैं भाई। 10 KB से ऊपर की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, खर्चा नहीं करेंगे अपना, तुम अपनी फ़ोटो ख़राब कर लो चाहे। इसलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड पे ऐसे बंदे आते हैं भाई साहब जो डरावने से होते हैं। तो हमारी फ़ोटो जो ख़राब आती हैं वो इसलिए आती हैं उसमें, क्योंकि क्वालिटी फ़ोटो अपलोड ही नहीं कराते वो लोग। क्या करें ना कि देश की जनसंख्या इतनी है, तो कितना बड़ा स्टोरेज लेना पड़ेगा उनको। कहीं पूरा ब्राउज़र ही बंद ना कर देंगे। चलो फिलहाल मैं फाल्कन की इमेज लगा देता हूँ यहाँ पर, और हमने यहाँ से सबमिट किया इसको। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इनवैलिड फाइल एक्सटेंशन। क्यों आया? क्योंकि जो मैंने इमेज यहाँ पर चूज़ की थी फाल्कन की, वो वेब पिक्चर थी शायद। क्या लिखा है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि वेब पी इमेज है ये। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ की देखता हूँ, क्या लिखा है, वेब पिक्चर। अब मैंने अपने कोड में वेब पिक्चर अलाउ ही नहीं किया हुआ है, जेपीजी वगैरह चल सकता है। तो जैसे कि आईफोन, ये भी वही सेम चीज़ है, लोगो अरीना का, ये पीएनजी है, ये मोस्ट वेलकम है। तो चलो मनु बघेल को दोबारा ट्राई करेंगे। एड्रेस यहाँ आ गया अपना। चलो कोई दूसरी एंट्री बना देते हैं ऐसे यहाँ से, और सबमिट करते हैं। क्या लिखा रहा है, सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा, बन गया इसके अंदर। अब मैं कोड में जाके सिर्फ इतना पार्ट हटा देता हूँ। कौन सा, ये वाला पार्ट। मेथड कौन सा लगा हुआ है, पोस्ट, पढ़ चुके हम लोग। अब हम फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तो यहाँ जाइए, मनु बघेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फाइल, इमेज जेपीजी है, और एक एड्रेस डाला, सबमिट किया हमने। एक तो एक्सटेंशन हमारा इनवैलिड हो गया, और यहाँ देखो क्या लिखा रहा है, अनडिफाइंड एरे की प्रोफाइल पिक। नहीं हो रहा डेटा सबमिट, लेकिन अगर इसके अंदर ये लगा होगा, अब आप ट्राई करके देखो तो काम कर जाएगा। यहाँ जाओ, क्रिएट रिकॉर्ड, फिर से अपना डेटा बना दो उसके अंदर, फ़ोटो चूज़ करो, सेव कर दिया होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो चलेगा नहीं। इसका फाइल टाइप चेक करो क्या है, जेपीजी है। क्या हो गया, काम कर रहा है। तो पहले जिस फोटो को मैंने चूज़ किया उसी को उसने डिनाई कर दिया, अब उसी फोटो को उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो देख रहे हो ना कि फ़ोन के अंदर इनक्रिप्शन जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो मैं तुम्हें बिना डेवलपमेंट के समझा नहीं सकता इस चीज़ को, तो इसी वजह से मैंने ये एग्जांपल लिया आपके लिए। तो जनरली डेवलपमेंट के अंदर ये काम में आता है जब हम लोग कोई यूज़र से डेटा अपलोड करवाते हैं, कैप्चर करते हैं, चाहे वो पीडीएफ फाइल ले रहे हो, डॉक फाइल ले रहे हो, इमेज फाइल ले रहे हो, उस केस में। ये हमने डेटा को डिलीट किया यहाँ से क्योंकि हमें रखना नहीं है। तो ये है अपना फॉर्म एक्शन, ठीक है। तो मेथड ध्यान रखेंगे क्या रहेगा इसमें, पोस्ट अपर केस लोअर केस दोनों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, दोनों को ही आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा फॉर्म मेथड, जिसमें गेट और पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। गेट के अपने एडवांटेजेस क्या है, क्या उसके प्रॉज हैं कौन से, उसी तरह से पोस्ट का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस होगा आपका टॉपिक।